लेट्स बिगिन चैप्टर 4 एयर क्लास 7th ज्योग्राफी। ओके, तो हमने पढ़ा है कि जो डोमेन है अर्थ का एक इम्पॉर्टेंट एटमॉस्फेयर है, यानी कि एयर। जो हमारी अर्थ है इट इज़ सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सारे लिविंग बींग्स जो अर्थ पे हैं वो एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। वो हमें एयर प्रोवाइड करता है जिससे हम ब्रीथ करते हैं, और इवन एटमॉस्फेयर जो सन की हार्मफुल रेस है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। इस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन दैट इज़ एटमॉस्फेयर के अगर नहीं होता, ये एटमॉस्फेयर नहीं होता, ये ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन नहीं होता, तो हम लोग सन की हीट से यहाँ पर जल जाते, और इतनी नाइट में जो ठंडी होती है उससे हम जम जाते। तो लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो इस मास ऑफ एयर की वजह से टेम्परेचर जो है वो अर्थ पे लिवेबल बना है। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। जो सी एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है। ये जो दो गैसेस हैं ये बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर बनाती हैं। बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ 0.03%, आर्गन जो कि 0.04%, सॉरी आर्गन ने 0.93%, और जो बाकी गैसेस हैं हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, ये बहुत कम क्वांटिटीज़ में मिलती हैं, जो कि 0.04 में बाकी सारी गैसेस इंक्लूड हो जाती हैं। इन गैसेस के अलावा एटमॉस्फेयर में, अर्थ में, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो बहुत सबसे ज़्यादा है, प्लेंटीफुल गैस है एयर में। जब हम इनहेल करते हैं तो हम कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी हमारे लंग्स में लेते हैं, फिर हम उसको एक्सेल कर देते हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं उनको सिर्फ नाइट्रोजन ही चाहिए होती है अपने सर्वाइवल के लिए। वो नाइट्रोजन डायरेक्टली एयर से नहीं ले पाते हैं। लेकिन तो जो बैक्टीरिया है जो कि सॉइल में रहता है या कुछ प्लांट्स की रूट्स में भी रहता है, वो नाइट्रोजन वहाँ से लेते हैं, एयर से डायरेक्टली नहीं लेते उसको, फिर प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस एयर में ऑक्सीजन है। ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं ऑक्सीजन डायरेक्टली एयर से लेते हैं ब्रीथ करने के लिए। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसीलिए ह्यूमन और एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं और ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऑक्सीजन कंटेंट जो एयर में है वो कांस्टेंट रहता है। लेकिन जब हम ट्रीज़ काट देते हैं तो ग्रीन प्लांट्स कम हो जाते हैं, तो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रही, लेकिन कंजम्पशन इंक्रीज़ होती जा रही है, जिस वजह से ये बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरी इंपॉर्टेंट गैस है एटमॉस्फेयर में। ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने के बाद जो है ऑक्सीजन को ये रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। लेकिन जो ह्यूमन और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इक्वल अगर होता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेकन बाय द प्लांट्स, तो ये एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट कर देता है। ठीक है, लेकिन जो बैलेंस है कई बार ख़राब हो जाता है बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ हो रही है और टेक इतनी ज़्यादा नहीं हो रही बिकॉज ट्रीज़ भी कट हो रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज वॉल्यूम की वजह से जो अर्थ का वेदर है, जो अर्थ का क्लाइमेट है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट मतलब डू यू नो अलग से बॉक्सेस हैं आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, रिलेटेड नहीं है। आई मीन क्या है, देखो जब एयर हीट होती है तो वो एक्सपैंड होती है, लाइटर हो जाती है और ऊपर चली जाती है। जो कोल्ड एयर होती है वो हैवियर होती है और डेंसर होती है, तो इसलिए वो नीचे हो जाती, नीचे बैठ जाती है हॉट एयर से। तो जब हॉट एयर राइज होती है तो कोल्ड एयर जो सराउंडिंग एयर की है वो रश होकर नीचे बैठ जाती है, तो ऐसे एयर का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक बॉक्स ये दे रखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर देता है हीट को ट्रैप करके अर्थ में, तो इसको ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और इसकी अगर ये नहीं होती तो बहुत ठंडी होता अर्थ और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होता अर्थ पे। लेकिन कई बार जो लेवल अगर इसका इंक्रीज़ हो जाता है कार फ्यूम्स की वजह से, फैक्ट्री स्मोक की वजह से, तो जो हीट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है अर्थ का ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जिसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसको हम कह देते हैं इस फिनोमिना को, यानी कि अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने वाला जो फिनोमिना है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और इस राइज इन टेम्परेचर की वजह से जो इवन वर्ल्ड में कोल्डेस्ट पार्ट है स्नो, वो मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हो जाता है, फ्लड्स हो जाती हैं, और क्लाइमेटिक चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स और एनिमल्स भी लॉन्ग रन में एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो उसके इन्वायरमेंट पे कितने ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है, राइट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये है ट्रोपोस्फियर की लेयर।
जो ट्रोपोस्फेयर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है एटमॉस्फेयर में। इसकी एवरेज हाइट, ये जो लिख रखी है ये हाइट है किलोमीटर्स में, ठीक है, फिगर में देखोगे तो इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है। जो एयर हम ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन वो यहीं पर पाई जाती है, और सारे वेदर फिनोमिना जो रेनफॉल, फोग, हेल स्टॉर्म वो इसी लेयर में होते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर है वो स्ट्रेटोस्फियर है, ये 50 किलोमीटर तक की हाइट तक जाती है। ये लेयर जो है यहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते हैं, और वेदर फिनोमिनाज जो है ऐसे हैं जहाँ कि एरोप्लेन फ्लाई कर सकते हैं। तो एरोप्लेन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही फ्लाई करते हैं। एक इंपॉर्टेंट फीचर स्ट्रेटोस्फेयर का है कि इसमें ओजोन गैस की एक लेयर है, जो हमें पता है कि हमें जो है हार्मफुल इफेक्ट जो है सन रेज की, यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है वो लेयर। तो वो कहाँ पर है? स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट लेयर है मेसोस्फियर, ये थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की, स्ट्रेटोस्फियर के एग्जैक्टली अबव लाई करती है। 80 किलोमीटर तक की इसकी हाइट है। मेटेओराइट्स जो हैं वो इसी लेयर में बर्न करते हैं जब वो स्पेस से आते हैं। नेक्स्ट लेयर है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर में टेम्परेचर जो है बहुत रैपिडली राइज करता है, हाइट इंक्रीज हो रही है क्योंकि, यानी कि थर्मोस्फियर में हाइट इंक्रीज के साथ साथ टेम्परेचर भी रैपिडली इंक्रीज होता है, ठीक है। आयोनोस्फियर जो है एक थर्मोस्फियर का ही एक पार्ट है, और ये एक्सटेंड करता है 80 to 400 किलोमीटर्स के बीच में। और जो ये लेयर है, जो थर्मोस्फियर में आइनोस्फियर लेयर है, ये लेयर हेल्प करती है रेडियो ट्रांसमिशन में। तो जो रेडियो ट्रांसमिशन है वो आपके थर्मोस्फियर में होते हैं। जो रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड जो अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होती है ना, वो इसी लेयर में होती है बाहर, ठीक है। एग्जॉस्फियर जो अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, इसे एग्जॉस्फियर कहते हैं। बहुत थिन लेयर होती है, लाइट गैसेज जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन जो है स्पेस से इस लेयर में फ्लो अप करती हैं, ठीक है। स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में जो सेपरेटिंग लाइन है, सेपरेटिंग लेयर है, उसको स्ट्रेटोपोज कहते हैं। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर के बीच में जो सेपरेटिंग एरिया है, सेपरेटिंग लेयर है, उसको हम ट्रोपोपोज कहते हैं। और सिमिलरली मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच में जो सेपरेटिंग लेयर है उसको हम मीजोपोज कहते हैं, ठीक है। एक फैक्ट दे रखा है यहाँ पर कि जो अर्थ है वो सिर्फ 1 पार्ट रिसीव करती है सन की टोटल एनर्जी का। ये सन की टोटल एनर्जी है, तो इसमें से 1 पार्ट जो है अर्थ एक्चुअली रिसीव करती है। नेक्स्ट है वेदर क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर तो भाई अभी 1 घंटे में कैसा वेदर है, दिन में कैसे वेदर चल रहे हैं, एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है, उसको हम वेदर कहते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ कि आज तो बारिश हो रही है, तो आज रेनी वेदर है, राइट। तो जो वेदर है वो हम शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं। वेदर ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है डे टू डे, लेकिन जो क्लाइमेट है वो हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे देखते हैं कि एक एरिया में 30-35 साल से कैसा एवरेज वेदर कंडीशन है, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। लेकिन वेदर जो है वो डेली चेंज हो सकता है, ठीक है। क्लाइमेट जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द एयर, उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का वो डे और नाइट में चेंज नहीं होता, बल्कि मतलब सिर्फ डे और नाइट में चेंज नहीं होता, वो सीज़न टू सीज़न भी चेंज करता है। समर्स में हॉट ज़्यादा होता है, विंटर्स में कम गर्मी होती है, राइट। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ये टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को इन्फ्लुएंस करता है वो होती है इंसोलेशन। यानी कि जो मैंने तुम्हें बताया टेम्परेचर जो है और दिन और रात में ही अलग अलग भी होता है, सीज़न टू सीज़न भी टेम्परेचर वेरी करता है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या है? जो सोलर एनर्जी अर्थ इंटरसेप्ट करता है, राइट। जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस है उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। अब इंसोलेशन यानी कि जो सन रेज है वो मैक्सिमम कहाँ पर मिलती है? इक्वेटर में मिलती हैं, और पोल्स की तरफ बढ़ते बढ़ते इंसोलेशन जो है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो टेम्परेचर है वो भी सेम मैनर में डिक्रीज करेगा। जहाँ पर सन रेज ज़्यादा है वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी कि इक्वेटर पे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। और इक्वेटर से पोल की तरफ चलते चलते टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी कि सन रेज जो है वो भी कम हो रही है। अब टेम्परेचर मेजर कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर डिग्री है, जिसको हम सेल्सियस बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस, राइट। और एंड्रेस सेल्सियस ने इसको इन्वेंट करा था, तो इसलिए सेल्सियस इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, सबको पता ही है ये चीज़ तो, ठीक है। नेक्स्ट है एयर प्रेशर। अब एयर प्रेशर क्या होता है? जो एयर है हमारी सराउंडिंग में वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है, यानी कि हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, लेकिन हमें तो फील ही नहीं होता। क्यों नहीं फील होता? बिकॉज एयर जो है वो हमें चारों साइड से, ऑल डायरेक्शन से हमें प्रेस कर रही है, हम पर प्रेशर लगा रही है। लेकिन हमारी जो बॉडी है वो उससे ज़्यादा एक्सर्ट बैक कर रही है, काउंटर प्रेशर, यानी कि वो काउंटर प्रेशर करती है एयर को, इसीलिए हमें अपनी बॉडी पर एयर का प्रेशर फील नहीं होता। अब एयर प्रेशर है क्या? इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जो एयर का वेट है वो जो प्रेशर लगा रही है अर्थ सरफेस पे, उसको हम कहते हैं
एयर प्रेशर। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ऊपर जाते हैं, प्रेशर जो है वो रैपिडली कम होता रहता है। एयर प्रेशर जो है वो हाईएस्ट होता है सी लेवल पे, और हाइट के साथ साथ वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन थी कि जैसे जैसे हम हाइट जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे प्रेशर कम होता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए एयर प्रेशर की, तो वो टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो एयर हीट हो जाती है और एयर राइज अप हो जाती है, जिससे लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और लो प्रेशर एरिया है यानी कि क्लाउडी स्काई है और वेट वेदर है। यानी कि अगर किसी एरिया में क्लाउडी स्काई है तो वेट वेदर है, तो वहाँ पर लो प्रेशर होगा। क्यों होगा? बिकॉज ऐसे एरियाज़ में टेम्परेचर हाई है, तो अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो होगा। और अगर किसी एरियाज़ में टेम्परेचर लो है यानी कि एयर जो है वो ठंडी है, तो यानी कि वो एयर भारी है, और भारी है तो नीचे सिंक कर जाएगी, तो हाई प्रेशर एरिया बन जाएगा, राइट। और हाई प्रेशर एरिया है और ठंडी हवा नीचे है, तो इसका मतलब क्लियर और सनी स्काइज रहेंगी। मतलब कि अगर टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर है तो क्लियर और सनी स्काई रहेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा है तो लो प्रेशर होगा, तो क्लाउडी स्काई और वेट वेदर रहेगा, ठीक है। और एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में मूव करती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और एक फैक्ट है कि मून पे ना ही कोई एयर है और ना ही कोई एयर प्रेशर है, क्योंकि एयर ही नहीं है तो एयर प्रेशर कहाँ से होएगा। तो इसीलिए जब एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाते हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहनने पड़ते हैं जो एयर से भरे होते हैं जब वो मून पे जाते हैं, ठीक है। अगर वो स्पेस सूट्स नहीं पहनेंगे तो जो अब हमारी जो बॉडी का प्रेशर तो लगेगा ना वापस बाहर की तरफ, तो जो काउंटर प्रेशर है बॉडी का वो कहीं पर एक्सर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि एयर तो प्रेशर लगा ही नहीं रही, सिर्फ बॉडी ही प्रेशर लगा रही है, जिससे क्या हो सकता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं बॉडी की एस्ट्रोनॉट्स की वो बर्स्ट कर सकती है मून पर। तो इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स ब्लीड कर सकते हैं। उस प्रोटेक्शन के लिए ये जो एक ऐसा सूट पहन के जाते हैं जो कि एयर से भरा होता है, तो एयर का प्रेशर लग रहा है तो साथ में बॉडी काउंटर प्रेशर कर रही है। मैंने बताया था कि जो एयर है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे मूव करती है, और जो ये मूवमेंट है ऑफ एयर हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया पे, उसको हम कहते हैं विंड, राइट। विंड जो है इट इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। यानी कि अगर एक विंड आपकी वेस्ट से ब्लो हो रही है, वेस्ट से ब्लो हो रही है, यानी कि वेस्ट से अगर एक विंड चलना स्टार्ट कर रही है तो उसको हम कहते हैं वेस्टर्ली। ईस्ट से चलना स्टार्ट हो रही है तो हम बोलते हैं ईस्टर्ली, ठीक है। नेमिंग ऑफ विंड कैसे होती है ये बताया है अभी। जो विंड है वो जनरली 3 टाइप्स की होती हैं। पहली तो हो गई परमानेंट विंड, सीजनल विंड और लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स आपकी जैसे एग्जांपल ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज। वेस्टर्लीज का मतलब जो विंड वेस्ट से ब्लो कर रही है, ईस्टर्लीज का मतलब जो विंड ईस्ट से ब्लो कर रही है। ये 3 टाइप की जो विंड है ये परमानेंट विंड है। ये जो है कॉन्स्टेंटली ब्लो करती है थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसलिए इनको परमानेंट विंड कहते हैं। सीजनल विंड वो विंड है जो आपने सिर्फ डिफरेंट सीजन्स में ब्लो करती है, मतलब ब्लो तो करती हैं पर डिफरेंट डिफरेंट सीजन में उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। जैसे कि मानसून विंड इन इंडिया, मानसून सीजन जब आता है तभी ब्लो करती हैं। लोकल विंड्स ये जो विंड्स हैं ये एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डे या पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर में ब्लो करती है स्मॉल एरिया में। लैंड और सी ब्रीज जो है एग्जाम्पल है। और आपने पढ़ा होगा कि जो हॉट और ड्राई लोकल विंड जो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में ब्लो करती है किसी मंथ्स में, स्पेशली जून जुलाई के आसपास, मई में, इनको हम कहते हैं लू, राइट। तो ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ लोकल विंड है। आप इसमें देख सकते हो मेजर प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम को। देखो ध्यान से देखना है इसको। जो आप मैंने बताया था टेम्परेचर कम होता है तो हाई प्रेशर होता है, तो पोल्स पर डेफिनेटली हाई प्रेशर रहेगा। पोलर ईस्टर्लीज, ईस्टर्लीज का मतलब क्या है? ईस्ट से विंड ब्लो कर रही है। फिर आप देखोगे सब पोलर लो प्रेशर, प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो कि हॉर्स लेटीट्यूड्स कहते हैं हम इनको। 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री साउथ के जो लेटीट्यूड्स हैं उसको हम हॉर्स लेटीट्यूड्स कहते हैं। रीज़न कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और ये देख सकते हो आप पोलर ईस्टर्लीज, सब पोलर लो प्रेशर, प्रीवेलिंग वेस्टर्लीज, राइट। ये विंड्स के टाइप्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट टर्म जो पढ़नी है वो है मॉइस्चर। जब वाटर इवेपोरेट करता है लैंड से और डिफरेंट वाटर बॉडीज से वो वाटर वेपर बन जाता है। मॉइस्चर अगर एक जितना भी है एक किसी टाइम पे एयर में, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। और जब एयर फुल ऑफ वाटर वेपर है हम उसे ह्यूमिड डे कहते हैं। जैसे एयर वार्मर हो जाती है उसकी कैपेसिटी जो है वाटर वेपर को होल्ड करने की वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो वो और ज़्यादा ह्यूमिड ह्यूमिड होती रहती है। तो ह्यूमिड डे पे आपने देखा हो जब आप कपड़े सुखाते हो तो बहुत देर में सूखते हैं, और जो स्वेट है हमारी बॉडी से वो भी बहुत देर में इवेपोरेट होता है, जिससे हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। सब कुछ क्यों है? बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर प्रेजेंट इन दी एयर। जब वाटर वेपर राइज करते हैं अर्थ सरफेस से
या किसी ओशन एक सरफेस से, वाटर बॉडी के सरफेस से, तो वो कूलिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। तो वाटर वेपर को कंडेंस हो जाता है, तो ऊपर राइज करते करते वाटर वेपर्स जो है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में फॉर्म हो जाते हैं, और उन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जब इकट्ठी हो जाती है, कलेक्शन हो जाती है, तो वो क्लाउड्स बन जाते हैं। और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं क्लाउड्स में बहुत हैवी हो जाती हैं, तो वो एयर में फ्लोट करने स्टार्ट कर जाती हैं, जिससे और फिर अर्थ के सरफेस पे गिर जाती है एज रेनफॉल, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। ठीक है। आपने कई बार स्काई में देखा होगा, एक आप कहते हो जो रॉकेट या जेट प्लेन्स जो स्काई में फ्लाई होते हैं, पीछे एक वाइट ट्रेल छोड़ के जाते हैं, वो वाइट सा छोड़ के जाते हैं ना रॉकेट्स। हम कहते हैं स्काई पे देख कर कि ये टेल सी छोड़ी होती है वाइट कलर की, क्लाउड्स लगते हैं वो मॉइस्चर जो है ना इंजन से वो कंडेंस हो जाता है, तो इसलिए मैं वो कंडेंस मॉइस्चर को कुछ टाइम के लिए दिखता है एज अ वाइट ट्रेल, जब उसके आसपास कोई एयर की मूवमेंट नहीं हो रही। जैसे ही एयर की मूवमेंट होगी, वो जो ट्रेल है वो अपने आप ही गायब हो जाएगा। ठीक है। अब जब प्रेसिपिटेशन आता है, यानी कि जो क्लाउड से पानी नीचे गिरता है, प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, उसको हम रेन कहते हैं। और जो ग्राउंड वाटर होता है अर्थ पे, वो रेन वाटर से ही स्टोर होता है। प्लांट्स जो है वो वाटर को प्रिजर्व करे रखते हैं। जो ट्रीज़ है हिल साइड से वो काटे जाते हैं, जिससे कि रेन वाटर जो है वो फ्लो हो बेयर माउंटेन्स पे, और फ्लडिंग कई बार इनसे कॉज हो जाती है। तो इस मैकेनिज्म के बेसिस पर जो रेनफॉल है वो 3 टाइप्स में होती है। रेनफॉल 3 टाइप्स की होती है। पहली होती है कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल। रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। फ्रेश वाटर अर्थ सरफेस के लिए लेके आती है वो, और रेनफॉल लेस है तो वाटर की कमी हो जाती है, ड्रॉट्स अकर हो जाती हैं, और अगर ज़्यादा है तो फ्लड्स भी हो जाती हैं। सी अगर वार्म एयर राइज हो रही है, क्लाउड से फिर प्रेसिपिटेशन हो रही है, साइक्लोनिक रेनफॉल हो गई। रिलीफ ओरोग्राफिक रेनफॉल की मॉइस्चर आ रही थी, माउंटेन से स्टक हो गई, माउंटेन में टकरा गई, तो रेनफॉल हो गई। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी कि रिलीफ की वजह से रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल यानी कि वार्म एयर राइज हो रही है, फिर कंडेंसेशन हो गई, तो इसे हम कह देंगे कन्वेंशनल रेनफॉल। साइक्लोनिक में कोल्ड एयर हिट कर गई वार्म एयर को, राइट। इसमें रिलीफ में मॉइस्चर हिट कर गई किसी रिलीफ फीचर को, माउंटेन हो गया। कन्वेंशनल में वार्म एयर जब राइज कर रही है, फिर वो भारी हो गई, तो क्या हो गया, बारिश की बूंदों से एज अ लिक्विड वो नीचे आ गई, प्रेसिपिटेशन हो गई। तो ये टाइप्स ऑफ रेनफॉल है। यही पूरा चैप्टर था। चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए स्पीड में कवर करा दिया, जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। स्पीड और बढ़ानी है तो देख लेना, शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम करने की पड़ेगी, वैसे ज़रूरत है गेस। ओके, एक ये चीज़ दे रखी है इसमें कि thermometer is an instrument to measure the temperature, barometer to measure atmospheric pressure, rain gauge to measure the amount of rainfall, and wind vane which shows the direction of the wind. ठीक है।